हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम समझ रहे हैं सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। साथियों, अगर आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या है सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ? देखिए, स्टार्क के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत से हमारा तात्पर्य उस वास्तविक सामग्री से है जो अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के नियम निर्मित करने के लिए प्रयोग करता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों से हमारा तात्पर्य उन तरीकों तथा प्रक्रिया से है जिनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि का जन्म होता है। विधि के स्रोत उन विशिष्ट नियमों से संबंधित होते हैं जिनसे प्रणाली बनती है तथा उन प्रक्रियाओं से संबंधित होते हैं जिनसे नियमों की पहचान विधि के नियमों के रूप में होती है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार से भिन्न होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि का आधार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सामान्य सहमति पर होती है। देखिए, अब हम आगे बात करते हैं औपचारिक तथा सारवान स्रोत जो है, फॉर्मल एंड मटेरियल सोर्स क्या है। सारवान स्रोतों से तात्पर्य उस सामग्री से है जिससे विधि निर्मित होती है, इसी से विधि की विषय वस्तु बनती है। औपचारिक विधि या प्रत्यक्ष स्रोत उन कृत्यों या तथ्यों से बनते हैं जिसके द्वारा इस विषय वस्तु को विधिक वैधता एवं बंधनकारी बल प्रदान किया जाता है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। क्या है वो समझते हैं। फर्स्ट है इंटरनेशनल कन्वेंशन यानी अंतर्राष्ट्रीय अभिसम्य। आधुनिक युग में जबकि अंतर्राष्ट्रीय विधि अपने विकसित रूप में है, अंतर्राष्ट्रीय विधि जिनमें सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संधियां सम्मिलित हैं का अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों में सर्वप्रथम स्थान है। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38 के अनुसार न्याय का अंतर्राष्ट्रीय संविधि वे करार है जिनके द्वारा दो या दो से अधिक राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत आपस में संबंध स्थापित करते हैं। आगे हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं। ये सोर्स पढ़ रहे हैं हम इंटरनेशनल लॉ के। सदियों से अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत मानी जाती हैं। केवल आधुनिक युग में ही अंतर्राष्ट्रीय विधि का संधियों द्वारा विकास होने के कारण उसका महत्व कम हो गया है, परंतु आज भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के महत्वपूर्ण स्रोत में इसे माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रथा संबंधी नियम वे नियम हैं जिनका विकास सामान्यतः लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया द्वारा हुआ है तथा प्रथा का अर्थ जानने के लिए चलन यानी यूजेस का अर्थ जानना आवश्यक है। बहुधा इन शब्दों को पर्यायवाची के रूप में उपयोग किया जाता है जो उचित नहीं है। वास्तव में चलन प्रथा की प्रारंभिक स्थिति है। चलन से हमारा अर्थ उन व्यवहारों से है जो राज्य अधिकतर दोहराया करते हैं। स्टार्क के अनुसार चलन प्रथा की प्रारंभिक स्थिति है। आगे हम बात करते हैं जहां चलन समाप्त होता है वहां प्रथा प्रारंभ होती है। चलन एक अंतर्राष्ट्रीय आदत कही जा सकती है जिसे पूर्ण रूप से विधि नहीं माना गया है। जब कोई राज्य अपने किसी अधिकार को जताता है तथा अन्य राज्य इस संबंध में मौन सहमति प्रदान करते हैं तो उक्त राज्य द्वारा जताए गए अधिकार को प्रथा संबंधी विधि की मान्यता प्राप्त हो जाती है। उक्त अधिकार जताए जाने के अतिरिक्त किसी मानसिक तत्व की आवश्यकता नहीं होती। प्रथा के तत्व क्या होंगे? प्रथा के तत्व अन्य विधियों की तरह अंतर्राष्ट्रीय विधि में कोई प्रथा तभी बंधनकारी मानी जाती है जबकि उसमें कुछ विशेषताएं हों। ये विशेषताएं क्या हैं? देखिए, फर्स्ट है प्रथा दीर्घकाल से प्रचलित होनी चाहिए। दूसरा, यह तर्क संगत हो। तीसरा, ऐसी होनी चाहिए जिसका निरंतर पालन होता रहा है। इसमें एक रूपता होनी चाहिए। प्रथा सुनिश्चित होनी चाहिए जिसका पालन अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है। राज्य इसका सामान्यतः अभ्यास में लाते हों। तीसरा जो है सोर्स, सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट्स। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38 के सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत को तीसरे क्रम में लिखा गया है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संधियां और अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के बाद तीसरा स्रोत
सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम है। अंतर्राष्ट्रीय विधि की संविधि द्वारा इस स्रोत को मान्यता प्रदान की गई है और वर्तमान समय में यह एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। साथ ही सभ्य राष्ट्र द्वारा स्वीकृत सामान्य सिद्धांत से हमारा अर्थ उन सामान्य नियमों से है जिनको करीब करीब सभी राष्ट्रों ने स्वीकृत करके मान्यता प्रदान की है। देखिए, लॉर्ड मैक नायर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि का आर्टिकल 38 1C विधिक सिद्धांतों का एक न समाप्त होने वाला स्रोत वर्णित करता है जिससे न्यायालय सहायता ले सकता है तथा लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास कर सकता है। सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम के अर्थों के विषय में दो मुख्य मत हैं। क्या दो मुख्य मत हैं? देखिए, पहले मत के अनुसार इसके अंतर्गत ऐसे सामान्य सिद्धांत शामिल हैं जो राज्यों के घरेलू या आंतरिक विधि शास्त्र में मिलते हैं तथा जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय विधिक प्रश्नों में लागू किया जा सकता है। इसके अंतर्गत ऐसे सिद्धांत आते हैं जैसे विवाद के दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए तथा कोई व्यक्ति अपने वाद में न्यायाधीश नहीं हो सकता। दूसरे अनुसार इससे तात्पर्य उन सामान्य सिद्धांतों से है जो प्राकृतिक विधि से संबंधित है तथा जिनका निर्वचन पश्चिमी संचार में पिछली शताब्दियों में हुआ है। परंतु यह उल्लेखनीय है कि विधिक दृष्टिकोण से प्राकृतिक विधि अस्पष्ट रूप से परिभाषित अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत है। सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियमों से संबंधित प्रमुख निम्न वाद कौन से हैं? केस को देखते हैं। देखिए, केस कौन कौन से हैं? रेग बनाम केन के इस वाद में यह मत प्रकट किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि न्याय साम्य सुविधा तथा संबंधित विषय के तर्क पर आधारित है जो लंबे समय के व्यवहार द्वारा मान लिया गया है। दूसरा केस है इसमें यूनाइटेड स्टेट वर्सेस स्कूनर का। इस वाद में न्यायाधीश स्टोरीज जे ने दास प्रथा के विषय में यह विचार प्रकट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को व्यक्तियों के अधिकार तथा न्याय के सामान्य सिद्धांत पर आधारित किया जाना चाहिए। और चौथा जो है इसमें चौथा सोर्स जो है न्यायाधिकरणों एवं न्यायालयों के निर्णय। न्यायालय के निर्णय दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निर्णय, दूसरा राज्यों के निर्णय। अब पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निर्णय। देखिए, आधुनिक युग में न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। दोबारा समझें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निर्णय। आधुनिक युग में न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ही प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। इस न्यायालय की स्थापना 1946 में हुई थी और तथा यह अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का उत्तराधिकारी है। इस बात को यहाँ स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि यह कहना भ्रमात्मक होगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय विधि का बंधनकारी नियम होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुसार राज्य न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय पक्षकारों पर तथा संबंधित वाद पर ही बंधनकारी होगा। आगे हम बात करते हैं न्याय के पूर्व निर्णय न्याय पर स्वयं बंधनकारी नहीं है तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपने पूर्व निर्णय को बदल सकता है, परंतु बहुधा वे न्यायालय का मार्गदर्शन करते हैं। जहां तक न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सलाहकारी मत का प्रश्न है, वह बंधनकारी नहीं होता। उसका महत्व उस विशेष बात पर या मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय विधि से होता है। बी नंबर पॉइंट जो है राज्यों के न्यायिक निर्णय। राज्यों के निर्णय दो प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम बना सकते हैं। पहला, राज्यों के न्यायालयों के निर्णय या पूर्व दृष्टांत के रूप में माने जाएं। इसमें है राज्यों के न्यायालयों के निर्णय या पूर्व दृष्टांत के रूप में माने जाए। ये है ए। बी पॉइंट है राज्यों के न्यायालयों के निर्णय उन्हीं नियमों के अंतर्गत जिनमें प्रथा का विकास होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रथा संबंधी नियम बना सकते हैं। न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38D के अंतर्गत यह निर्णय विधि को नियम बनाने के लिए विधि को नियम निर्धारित करने के लिए केवल गौण साधन मात्र है, अतः यह बंधनकारी नहीं है। विधि के नियमों को जानने के लिए न्यायालय इनकी सहायता ले सकता है।
आगे हम 5th नंबर पर बात करते हैं, जो सोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, विधि शास्त्रियों तथा भाष्यकारों की रचनाएं, यानी ज्यूरिस्ट वर्क को अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्वतंत्र स्रोत नहीं मानी जा सकती, परंतु कभी कभी इनकी रचनाएं तथा मतों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास होता है। विधि शास्त्रियों के मत स्वयं में कोई स्रोत नहीं होते, परंतु इनके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रथा का विकास होता है। आगे हम बात करते हैं 6 नंबर जो सोर्स है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के निर्णय, डिसीजन और डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के निर्णय भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में सहायता पहुंचाते हैं, अतः वे सभी अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत हैं। स्टार्क के मत में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंग निम्न तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास कर सकते हैं। क्या पॉइंट है वह? ए नंबर पॉइंट है, अपने संवैधानिक मामलों में इस प्रकार से निर्णय प्रथा संबंधी नियमों के विकास में माध्यमिक या अंतिम कदम होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के प्रस्ताव आंतरिक कार्यों के लिए जो सिद्धांत या नियम प्रतिपादित करते हैं, वह संबंधित संस्थाओं के सदस्यों पर बंधनकारी प्रभाव रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंग स्वयं इस बात का निश्चय कर सकते हैं कि उनके सामर्थ्य या क्षमता की क्या सीमा है। कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंग अपने संविधान संबंधी संलेख के निम्न भिन्न प्रावधानों का भी निर्वचन कर सकते हैं, जिनकी जो नेचर है बंधनकारी होती है। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की विधि का एक भाग हो जाता है। और नेक्स्ट ई पॉइंट है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंग अपने संविधान संबंधी संलेख के भिन्न प्रावधानों का भी निर्वचन करते हैं। तो हमने इसमें समझा सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ।